सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 12 नवंबर के ऑल शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, और ऑल शिफ्ट के आधार पर जो है टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले दिनों में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, तो ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो ये आपका रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि एमसी मैरी कॉम ने जो है ना अपना सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जो है ये किस टूर्नामेंट में जो ये जीता था, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैरी कॉम ने जो है ना 24 नवंबर 2018 को जो है नई दिल्ली में AIBA महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है ना ये गोल्ड मेडल जीती थी, जो कि इनके लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी था। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उन्होंने जो है ना 28 जुलाई 2019 को जो है इंडोनेशिया में जो आपका 23वां प्रेसिडेंट कप आयोजित किया गया था ना, इसमें 51 केजी श्रेणी में जो है ये स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। और इसमें इन्होंने जो है किसे हराया था, तो इसमें उन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फ्रैंक्स को 5-0 से जो वो हराया था। तो हालिया आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो हालिया में जो है 2019 का 23वां जो प्रेसिडेंट कप हुआ था ना बॉक्सिंग का, इसमें जो वो गोल्ड मेडल जो वो जीती थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एमसी मैरी कॉम का जो संबंध है ना ये किस खेल से है, तो ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी मुक्केबाजी से जो ये आपका संबंधित है। किस राज्य की रहने वाली अगर ये पूछा जाए, तो देखिए एमसी मैरी कॉम जो है ना ये मणिपुर की जो वो रहने वाली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। मैरी कॉम के अगर रिकॉर्ड की बात कर ले, तो ये जो आपका वर्ष 2002 में जो है ना मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली बॉक्सर जो ये बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था ना, इसमें मैरी कॉम ने जो है महिला फ्लाईवेट वर्ग की प्रतिस्पर्धा में जो है ना ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीतकर भी जो है ना ये इतिहास रची थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2014 का जो आपका एशियन गेम्स हुआ था और 2018 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था ना, इसमें मैरी कॉम ने जो है गोल्ड मेडल जीतकर पहली भारतीय महिला भी जो ये आपका बनी है। इसके अलावा मैरी कॉम अब तक जो है 5 बार आपका एशियाई चैंपियन भी जो वो रह चुकी है। और मैरी कॉम अब तक जो है ना 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का विजेता भी जो ये आपका रह चुकी है। और ये सारे फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट बाई जो वो पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टेटमेंट को जो वो नहीं छाट पाओगे। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे जो है ना सारे स्टेटमेंट जो आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने जो है ना मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में जो है किन दो अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना ये परिवर्तन पेश जो वो किए थे, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना ये आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित पहला ऐसा कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को जो है ना नियंत्रित करने की दिशा में जो ये आपका कदम उठाया था। और 1773 का ही जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम था ना, इसने अधिनियम ने जो है दो मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तन किए थे। और वो दो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से थे, तो देखिए पहला आपका गवर्नेंस यानी शासन रहा था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो ये आपका बनाया गया था, जिसके अधीन मद्रास और बॉम्बे भी जो ये आपका आ गया था। और पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की स्थापना भी जो वो किया गया था, जिसके पहले गवर्नर जनरल जो है ना ये वारेन हेस्टिंग्स को जो ये आपका बनाया गया था। और दूसरा जो आपका मुख्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया था वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रशासन में जो है ना ये आपका परिवर्तन किया गया था। जैसे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये आपका 1774 में जो आपका किया गया था, जिसमें न्यायिक नियंत्रण जो है ना ये आपका सुनिश्चित किया गया था। और इस प्रकार ये जो आपका अधिनियम है ना ये कंपनी के शासन और न्यायिक तंत्र दोनों में ही जो है ये आपका व्यापक परिवर्तन जो है आपका लाया था। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से जो है ना कंपनी का जो दो प्रशासन में जो आपका परिवर्तन किया था, वो आपका शासन और न्याय प्रशासन में जो है ना ये आपका परिवर्तन जो वो पेश किए थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है ना
जल बंटवारा संधियों के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही जो वो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट जो आपका जल बंटवारे के बारे में आपका दिया गया है। पहला कथन आपका दिया गया कि 1996 में जो है ना नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में जो है ना महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के जो है एकीकृत विकास के प्रावधान जो ये आपके शामिल है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर दिया गया कि 1996 में जो है ना बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष फरक्का में जो है ना गंगा जल के बंटवारे की जो ये आपका अनुमति देता है। तो देखिए अगर दोनों स्टेटमेंट को अगर देख लेना, यानी पहले स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो जो कि आपका महाकाली ट्रीटी से जो आपका संबंधित था, तो देखिए ये जो आपका महाकाली ट्रीटी है ना ये संधि आपका 1996 में जो है भारत और नेपाल के मध्य जो है आपका हस्ताक्षरित जो ये आपका किया गया था। और इस ट्रीटी में जो है ना महाकाली नदी के एकीकृत विकास के साथ जो है पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना के निर्माण का प्रावधान जो कि आपका किया गया था। और पहला स्टेटमेंट आपका यही दिया गया था, इसलिए कथन एक जो है ना ये आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में दिया गया था। तो देखिए गंगा वाटर ट्रीटी जो है ना ये संधि जो है ये आपका फरक्का बैराज पर जो है गंगा नदी के जल के बंटवारे से जो ये आपका संबंधित है। परंतु ये जो आपका संधि है ना सिर्फ आपका सूखे मौसम यानी ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन कब से कब तक रहता है, तो देखिए 1 जनवरी से 31 मई के दौरान तक ही जो है ना ये आपका जल वितरण का प्रावधान जो है आपका करता है। लेकिन आपका स्टेटमेंट में दिया गया था कि ये जो आपका संधि है ना पूरे आपका वर्ष का जो ये आपका देता है, तो ये आपका जो वो गलत है, क्योंकि ये जो आपका सिर्फ सूखे के मौसम यानी ड्राई सीजन के दौरान ही जो है ना जल वितरण का प्रावधान जो ये आपका करता है। इसलिए आपका कथन 2 जो है ना ये आपका गलत होगा, यानी केवल एक ही कथन आपका सही है। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से यानी रिक्त स्थान को भरना है कि खेलो इंडिया के जो है ना SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत जो है आपके केंद्रीय विद्यालय के साथ साझेदारी में जो है ना आपके कितने केंद्रीय विद्यालय को जो है ये आपका गोद जो वो आपका लिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग SLKIC का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए SLKIC का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका स्पोर्ट्स लिटरेसी थ्रू खेलो इंडिया सेंटर्स होता है। और ये जो पहल है ना ये आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो है एक महत्वपूर्ण वर्टिकल है, जिसका उद्देश्य जो है ना विद्यालय स्तर पर खेल साक्षरता यानी स्पोर्ट्स लिटरेसी को जो है ना ये आपका बढ़ावा देना है। और इस पहल के अंतर्गत जो है ना आपके साइन, जिसका फुल फॉर्म आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और साइन ही जो है ना केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ साझेदारी में जो है 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो ये आपका गोद लिया है। तो ऑप्शन में आपका 4 जो वो दिया गया है, तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय राजनीतिक नेता ने जो है ना 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर विशेष सत्र को जो ये आपका संबोधित किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस सत्र का जो आयोजन था ना ये आपका 17वां जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका थीम आपका क्या रहा था, तो ये आपका इन्वायरमेंट COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ रहा था। और ये जो आपका 7 जुलाई 2025 को जो है ना ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और भारत की ओर से इस सत्र को जो संबोधित है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये आपका किया गया था, जिसमें उन्होंने भारत की जलवायु, स्वास्थ्य तथा विकास संबंधित पहल कार्य पर जो ये आपका प्रकाश जो वो डाले थे। यानी इस सत्र को जो संबोधित है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपके एग्जाम में जहां तक बच्चों द्वारा मुझे पता चल पाया है कि स्टेटमेंट वाइज जो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो वो पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है स्टेटमेंट मतलब छांटने में। तो इसलिए मैं सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ताकि स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको आने वाले शिफ्टों में आपको प्रॉब्लम ना देखने को मिले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को जो वो पूरा जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व्स द बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लाइडिंग मटेरियल, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूस्खलन में जो है ना फिसलने वाली सामग्री को जो है पीछे की ओर घूमना जो ये आपका शामिल होता है। तो देखिए इसमें जो आपका पीछे की ओर घूमना जो शामिल होता है ना 4 ऑप्शन में, ये आपका स्लंप होता है। और स्लंप को ही जो है ना ये आपका रोटेशनल स्लाइड यानी घूर्णन फिसलन भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज मीन्ट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व से जो है ना ये आपको क्या तात्पर्य है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर लेना तो देखिए जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है ना कि किसी क्षेत्र में जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल
जैसे कि आपका प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को ही जो है ना ये आपका जनसंख्या घनत्व जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका सूचकांक है ना ये आपका ये बताता है कि किसी स्थान पर जनसंख्या जो है ना ये आपका कितना डेंस या फिर आपका कितना विरल है। ये जो आपका सूचकांक जो है आपका ये बताता है। इसके अलावा एग्जाम में जो है ना इसका फॉर्मूला से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व आपका कैसे निकाला जाता है। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन यानी मतलब कि पूरी जनसंख्या को जो है ना टोटल एरिया से आपका डिवाइड करने पर जो है ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जो ये आपका निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला भी जो आपको ध्यान में रखना है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए जनसंख्या घनत्व से जो तात्पर्य है ना कि किसी देश में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जो है ना कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन जो है ना असर्शन और रीजन से जो आपका पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इस पैटर्न पे आपको एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए अभिकथन ए और कारण आर जो आपका दिया गया है, जहां पर अभिकथन आपका दिया गया है ना कि जनसंख्या विस्फोट आपका तब होता है जब मृत्यु दर में जो है ना तेजी से आपका गिरावट आती है लेकिन जन्म दर जो है आपका ऊंचा रहता है। वहीं अगर कथन की बात कर ले यानी रीजन में आपका क्या दिया गया है, तो देखिए स्वास्थ्य सेवा में जो है ना सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में जो है ये आपका तुरंत बदलाव आता है। ये जो आपका मतलब कि कारण जो ये आपका दिया गया है और इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए अगर अभिकथन यानी असर्शन की बात करें तो देखिए असर्शन आपका सही है। और सही क्यों है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ना ये आपका तब होता है जब किसी देश में आपका मृत्यु दर जो है ना ये आपका तेजी से घटता है, परंतु आपका जो बर्थ रेट यानी जन्म दर जो है ना ये लंबे समय तक जो है आपका ऊंचा बना रहता है। और इसका परिणाम ये होता है ना कि कुल जनसंख्या में जो है ये आपका तेज वृद्धि जो है आपका देखने को मिलता है। यानी ये जो आपका असर्शन यानी जो अभी कथन दिया गया है ना ये आपका जो वो सही दिया गया है। वहीं अगर रीजन यानी आपका कथन की बात कर ले, कारण की बात कर ले, तो ये कारण जो है ना ये आपका गलत जो ये आपका दिया गया है। और गलत क्यों दिया गया, क्योंकि सामाजिक प्रजनन व्यवहार यानी जो आपका सोशल रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है ना इसमें आपका बदलाव तुरंत नहीं होता है। और इसमें आपका स्वास्थ्य सेवाओं में जो है ना सुधार की मृत्यु दर तो जो है आपका जल्दी घटता है, लेकिन जनसंख्या के प्रजनन व्यवहार में जो है ना ये आपका बदलाव जो वो धीरे धीरे देखने को मिलता है। और इसमें आपका शिक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण और आर्थिक विकास की भूमिका भी जो वो देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन के अगर कंक्लूजन की बात कर ले तो असर्शन आपका सही है, क्योंकि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर ऊंची रहने से जो आपका जनसंख्या विस्फोट जो है आपका देखने को मिलता है। लेकिन आपका रीजन जो है आपका गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि प्रजनन व्यवहार में जो है ना बदलाव आपका तुरंत नहीं देखने को मिलता है, बल्कि धीरे धीरे जो है ना ये आपका प्रजनन व्यवहार जो ये आपका होता है, इसलिए आपका रीजन आपका गलत है। और या अभिकथन जो है ना ये आपका सही है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो ऑप्शन सी ए आपका सत्य है, लेकिन आर जो ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है ना ये जनसंख्या संक्रमण के जो है किस चरण में जो है आपका पाया जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी संक्रमण के जो है द्वितीय चरण में जो है ना ये आपका देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है ना एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जो है जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के जो है ना मूलभूत उद्देश्य को जो है सबसे अच्छी तरीके से जो है ना ये आपका दर्शाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन को पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो है ना आप चारों ऑप्शन को जो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनरेटिव डिजाइन जो है ना एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक आपका डिजाइन प्रक्रिया है, जिसमें इंजीनियर डिजाइन लक्ष्यों, सामग्री, भार स्थितियों और प्रतिबंधों और उत्पादन विधियों को जो है ना ये आपके इनपुट करते हैं। और इसके बाद सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एल्गोरिथम की सहायता से जो है ना अनेक संभावित डिजाइन विकल्प जो है ये आपका तैयार किया जाता है। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसका जो उपयोग है ना मुख्यतः इन उद्देश्यों के लिए जो आपका किया जाता है। और इनमें आपका मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो देखिए संरचना का भार घटाना ताकि ईंधन जो आपका दस्ता है ना ये आपका बढ़ सके। इसका उद्देश्य आपका ये भी है कि मजबूती और प्रदर्शन में भी जो है ना ये आपका सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त डिजाइन अनुकूल यानी ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से जो है ना अधिक टिकाऊ और सस्ते निर्माण समाधान भी जो है ये आपका प्राप्त किया जा सके। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात कर ले तो देखिए बोइंग और एयरबस जैसी जो कंपनियां है ना
ये आपका जनरेटिव डिजाइन का उपयोग एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स को जो है हल्का और मजबूत बनाने के लिए जो ये आपका करता है। यानी इन शॉर्ट में अगर बात कर ले तो ये जनरेटिव डिजाइन का जो उद्देश्य है ना, ये आपका हल्के, कुशल और उच्च प्रदर्शन वाले एरोस्पेस ढांचे के लिए जो है ना, उनके डिजाइन विकल्प को जो है आपका तैयार करना है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ेगा, अनुच्छेद 270 के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सही दिया गया है, जहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपका दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 270 जो है ना केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों के बंटवारे को जो है आपका नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी जो है ना ये आपका शामिल होता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया कि 101वें संविधान संशोधन के बाद जो है ना अनुच्छेद 270 में जो है संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान जो है आपके शामिल किए गए हैं। और तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये दिया गया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी जो है ना ये आपके अनुच्छेद 270 के तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका साझा किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 270 जो है ना ये आपका भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है ना करों के बंटवारे से जो है आपका संबंधित है। और 101वें संविधान संशोधन 2016 के बाद जो है ना इसमें आपका संशोधन किया गया था कि जीएसटी से प्राप्त राजस्व जो है ना ये आपको इसमें भी जो आपका मतलब कि वो शामिल किया जा सके। तो ये दोनों कथन तो आपके सही दिए गए हैं। और अब अनुच्छेद 270 के अंतर्गत जो है ना केंद्र द्वारा वसूले गए करों में से भी जो है ना राज्यों को हिस्सा जो है आपका दिया जाता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त हिस्सा भी जो है आपका शामिल होता है। लेकिन आपका थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था कि जीएसटी जो कंपनसेशन केस जो है ना ये आपका उपकर में जो वो आपका शामिल है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन के जो आपका केस है ना एक अलग आपका मतलब कि उपकर है जो केंद्र सरकार द्वारा जो है ना राज्यों के राजस्व नुकसान की जो है भरपाई के लिए जो ये आपका लगाया जाता है। और ये जो आपका अनुच्छेद 270 के अंतर्गत जो है ना ये आपका साझा नहीं किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, यानी पहला ही और दूसरा स्टेटमेंट जो है ना ये आपका सही दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 270 की वर्तमान व्यवस्था का जो है ये आपका सही वर्णन करता है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका क्यों गलत है, क्योंकि जीएसटी जो आपका कंपनसेशन सीज है ना ये जो साझा जो आपका वितरण है ये आपका अनुच्छेद 270 के अंतर्गत आपका नहीं आता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी केवल 1 और 2 आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या जो है ना 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान जो है ना ये आपका अपरिवर्तित रहे, तो इसका सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर जो है ना यानी आपका जो मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर जो है ये आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे ऑप्शन में आपका इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए अगर गुरुत्वीय त्वरण का बात कर ले तो देखिए आपका जो स्मॉल जी का जो सूत्र होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो आपका gm/r² होता है, जहाँ पर जो आपका कैपिटल जी होता है ना ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि कैपिटल जी का जो वैल्यू है ना ये कितना होता है और इसका ऐसा यूनिट, साथ में आप ऐसा यूनिट भी जो है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर जो m होता है ना ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है जो कि आपका स्थिर रहता है। और r जो है ना ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या यानी पृथ्वी का आपका रेडियस है। और क्वेश्चन में आपका दिया गया कि यदि r में 1% की कमी की जाना तो आपका त्रिज्या जो वो क्या होगा। तो देखिए आपका r में अगर 1% की कमी करेगा तो जो आपका नया r होगा ना ये आपका 0.99 r जो वो देखने को मिलेगा। और नया जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा ना जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1.02 g जो है आपका निकल कर आएगा। आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपका ये जो वो निकल कर आएगा, यानी लगभग जो है ना ये आपका 2% की वृद्धि जो वो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी 2% की वृद्धि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी व्यक्ति को जो है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS या फिर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 के तहत जो है ना पुलिस हिरासत में रखा जाए, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा जो है समय समय पर रिमांड पर लिया जाए, तो पुलिस हिरासत में रहने की जो अधिकतम अवधि है ना ये कितनी होगी। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 की धारा 167 के तहत जो है ना जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 24 घंटे यानी धारा 57 के तहत जो है ना इसके भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पूछताछ पूरी हो जाती है ना, तब मजिस्ट्रेट जो है ना ये पुलिस हिरासत या फिर न्यायिक हिरासत में रिमांड जो वो जारी कर सकते हैं। और उल्लेखनीय बात यह है ना कि पुलिस हिरासत की अवधि जो है
कुल मिलाकर जो है ये 15 दिन से अधिक जो ये आपका नहीं हो सकता है। और इसके बाद यदि पूछताछ नहीं पूरी होती है तो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में जो ये आपका भेजा जाता है। और न्यायिक हिरासत की जो अधिकतम सीमा है ना, ये आपका 60 दिन यानी जब सजा 10 साल से कम हो, या फिर 90 दिन यानी जब सजा 10 साल से अधिक होना, तो ये आपका निर्धारित होता है। इस प्रकार भले ही मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमांड जारी किया जाता रहे, पुलिस हिरासत में रहने की जो अवधि है ना, ये आपका 15 दिन से अधिक जो ये आपका नहीं हो सकता है। तो 15 दिन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएनएसएस अगर लागू हो गया है ना, तो नए प्रावधान में जो आपका नियम भी जो ये आपका बदला जा सकता है। लेकिन वर्तमान जो आपका सीआरपीसी के अंतर्गत जो है ना, यही व्यवस्था जो आपका तय किया गया है, यानी अधिकृत व्यक्ति को पुलिस हिरासत में जो है ना 15 दिन से अधिक जो आपका नहीं रखा जा सकता है। और इसके बाद न्यायिक हिरासत में जो है जाना जो वो अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जो है ना, नामांकन के लिए किसानों की जो आयु सीमा है ना, ये क्या होती है? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो है ना 15 सितंबर 2019 को जो आपका शुरू किया गया एक पेंशन योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, ये आपके छोटे और सीमांत किसानों को जो है वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा जो है आपका प्रदान करना है। और इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान जो है ना 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के मध्य जो है ये आपका नामांकन जो वो कर सकते हैं। और ये प्रति माह जो है 55 रुपए से 200 तक का जो है आपका कंट्रीब्यूशन अपनी आयु के अनुसार जो ये आपके करते हैं। और सरकार उतना ही अंशदान मिलान के रूप में जो ये आपका जोड़ता है। और साथ ही साथ जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी करती है ना, पूरे कर लेते हैं, तो उन्हें आपका 3000 प्रति माह भी जो ये आपका सुनिश्चित पेंशन जो ये आपका दिया जाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा आपका क्या है? तो आपका 18 से 40 वर्ष है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार जो है ना, किन 2 शहरों ने जो है शीर्ष 2 स्थानों को जो है आपका बरकरार रखा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में दुनिया के जो है ना 1000 से अधिक शहरों को जो है 5 मुख्य स्तंभों के आधार पर जो है ना ये आपका रैंक किया जाता है। और वो 5 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक है। सेकंड आपका ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी है। थर्ड आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन मान है। और फोर्थ आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है। और पांचवा जो आपका मुख्य स्तंभ है ना, ये आपका गवर्नेंस यानी शासन है। ये 5 मुख्य स्तंभों को जो है ना इस सूचकांक के आधार पर जो है ये आपका रैंक किया गया है। और देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना शीर्ष स्थान पर जो है आपका अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ना, ये आपका शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और दूसरे स्थान पर जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी आपका ब्रिटेन का जो लंदन शहर है ना, ये आपका 2024 और 25 में भी जो है ये आपका दूसरे स्थान पे जो आपका रखा है। यानी बरकरार जो आपका कौन सा 2 शहर रखा है? तो ये आपका न्यूयॉर्क और लंदन रखा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडस्ट्री इज करेक्ट? यानी हल्के उद्योगों के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही दिया गया है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 कथन जो आपके दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके जो आप चारों कथन को जो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए अगर लाइट इंडस्ट्रीज यानी हल्के उद्योग की बात कर ले तो ये आपके लाइट इंडस्ट्रीज वे होते हैं जिनमें आपका उपभोक्ता जो है ना वस्तुओं का उत्पादन हल्के एवं साधारण कच्चे माल का उपयोग करके जो ये आपका किया जाता है। और इनमें भारी मशीनरी या भारी कच्चे पदार्थों की आवश्यकता जो ये आपका नहीं होता है, तथा उत्पादन भी जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है उपभोक्ता वस्तुओं का होता है। जैसे कि आपका वस्त्र उद्योग हो गया, जूता उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, ये सभी जो है ना ये आपके हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो भारी उद्योग में जो है ना ये आपके भारी कच्चे माल, मशीनों और औद्योगिक सामग्री का जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है। इसलिए हल्के उद्योग के बारे में जो आपका सही कथन ये दिया गया ना कि आपके उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए जो है हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं। और बाकी जो आपका विकल्प है ना ये आपका भारी उद्योग से जो आपका संबंधित है। यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका मतलब कि हल्के उद्योग के बारे में आपका सही कथन दिया गया है। और ये जो आपका ए, बी और सी जो है ना ये आपके भारी उद्योग के बारे में जो आपका दिया गया है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवार बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। और ये जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की जो है ना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जहाँ पे ये इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है ना
दो मुख्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। और वो दो मुख्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो देखिए, पहला आपका मिटिगेशन यानी शमन होता है, और इसमें ग्रीन हाउस गैसों के जो है ना उत्सर्जन को कम करके जो है जलवायु परिवर्तन की गति को रोकने या फिर धीमा करने की कोशिश जो ये आपका किया जाता है। और दूसरा जो आपका प्रतिक्रियाएं होती है ना, ये आपका एडेप्टेशन यानी अनुकूलन होता है, और इसमें ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनमें हम पहले से हो रहे या फिर भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जो है ना खुद को अनुकूल जो है आपका बनाया जा सके। यानी अगर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की बात कर ले तो देखिए, बढ़ते समुद्र स्तर से बचाव के लिए समुद्री दीवारें बनाना और इमारतों को ऊंचा करना, ये जो आपका कार्य है ना, ये आपका एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो एडेप्टेशन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ना इनमें से क्या शामिल किया गया है? जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स यानी विधायी विषयों का जो आपका विभाजन किया गया है, ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है ना शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण जो ये आपका किया जा सके। और 7वीं अनुसूची में जो है ये आपका 3 सूचियों को जो है आपका शामिल किया गया है। और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो पहला आपका यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची है, और संघ सूची जो है ना इस विषय पर जिन पर केवल संसद ही जो है आपके कानून बना सकते हैं। सेकंड आपका जो सूची है आपका स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची है, और इस विषय पर जो है ना केवल राज्य विधानमंडल ही जो ये आपके कानून बना सकते हैं। और थर्ड जो ये आपका कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची है, और इस विषय पर जिन पर दोनों संसद और राज्य विधानमंडल जो है ना ये आपके कानून बना सकते हैं। और इस सूची का जो उद्देश्य है ना, ये भारत में संघीय शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम को सुनिश्चित करना, जहां शक्तियों केंद्र और राज्यों में जो ये आपका बांटी गई है। यानी 7वीं अनुसूची जो है ये आपका 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो आपका राज्य और केंद्र के मध्य जो है ना शक्तियों का विभाजन जो है आपका शामिल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा जो है ना ये आपका सुनिश्चित करती है कि सैटेलाइट यानी उपग्रह जो है ना बिना किसी निरंतर प्रणोदक यानी कंटिन्यूअस प्रोपल्सन के जो है ना अपनी कक्षा में जो ये आपका बना रहे। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट यानी उपग्रह के बिना किसी निरंतर प्रणोदक के जो है ना अपनी कक्षा में बने रहने को सुनिश्चित करने वाले जो आपकी विशिष्ट भौतिक मात्राएं है ना, ये आपके मुख्य रूप से 2 हैं। और वो 2 मुख्य भौतिक मात्राएं कौन कौन सी है? तो पहला आपका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग है, और सेकंड आपका इनर्शिया यानी जड़त्व है। तो कोणीय संवेग ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है आपका रहने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है पीडीएफ जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।